खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को पूर्ण न्याय दिलवाने और इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में करवाने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला है। आपको बता दें, इस कैंडल मार्च में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए न्याय की मांग को भी उठाया। इस दौरान पुलिस भी मुस्तैद दिखाई दी। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में इस वर्ष कुल 2,16,121 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परिषद के सचिव विनोद प्रसाद समल्टी ने इसकी जानकारी दी है। इस वर्ष परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए राज्य भर में 1,261 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें करीबन 24 नए परीक्षा केंद्र भी शामिल हैं। परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए 156 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। वहीं आपको बताते चलें कि अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों में हरिद्वार में 4, पिथौरागढ़ में 1 और अल्मोड़ा में 1 केंद्र शामिल है। वहीं परिषद सचिव ने यह भी बताया है कि परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। आज उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा समिति की बैठक के उपरांत परीक्षा कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की गई है और कार्यक्रम का अनुमोदन सभापति के द्वारा कर दिया गया है। इस वर्ष हाई स्कूल में संस्थागत 1,10,573 बच्चे पंजीकृत हैं और इसी प्रकार से व्यक्तिगत रूप में 2,106 बच्चे पंजीकृत हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर अपना अहम बयान दे दिया है। आखिरकार उनका बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की है और सभी तथ्यों की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। आपको बताते चले, सीएम धामी ने यह भी कहा है कि तीनों आरोपियों को कठोर कारावास की सजा दी गई है। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि जल्द ही अंकिता भंडारी के माता पिता से वो मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अंकिता के माता पिता जो कहेंगे, सरकार हर जांच करने को तैयार भी होगी। उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ के ऑडियो मामले पर सीएम धामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऑडियो जारी करने वालों से जवाब मांगा जा रहा है ताकि मामले में पारदर्शिता बनी रहे। पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं ना कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नियुक्ति पत्र पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा प्रदान किए गए। आपको बता दें कि इस मौके पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी दी, बयान दिया कि कुल 16 चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं, जो रोजगार सृजन और युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बताते चलें कि उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सरकारी सेवाओं में सुनिश्चित हो। वहीं आपको ये भी बताते चले, उन्होंने कहा कि चयनित कार्मिक पूरी निष्ठा से विभाग को अपनी सेवाएं दें। इसके साथ ही सेवा योजना और आरटीआई विभाग से 37 फोरमैन पदों पर भी भर्ती की गई। ये पद उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद से अब तक रिक्त चल रहे थे और पहली बार इन पदों पर नियुक्ति की गई है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं को लाभ भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा जताई कि वे अपने अपने विभागों को आगे बढ़ाने में पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ योगदान देंगे। विभाग में आज हमने लगभग 16 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं
जो उत्तराखंड सरकार की सोच है रोज़गार उत्पन्न करने की, लोगों को रोज़गार से जोड़ने के लिए, सरकारी नौकरी में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उसी के तहत आज हमने 16 यहाँ पर फार्मासिस्ट जो कि बहुत ज़रूरी अपनी सेवाएं हमारे विभाग को देते हैं, पशुपालक को घर घर जाके जो इलाज करते हैं, वो वैसे 16 लोग आज हमारे विभाग में नियुक्त हुए हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद यही करूँगा कि आने वाले समय में पशुपालन विभाग को आगे बढ़ाने में, पशुपालन विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारने में और हमारे पशुपालकों को राहत देने में वो अपना पूर्ण सहयोग देंगे। उसी के साथ साथ आज हमने 37 फोरमैन के पदों पे भी भर्ती करी है अपने सेवायोजन और ITI विभाग में और उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है तब से ये 37 पद जो है हमारे खाली चल रहे थे। पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद इनकी भर्ती हुई है, 37 लोगों को उसका लाभ मिला है। विभिन्न जिलों से आपने देखा कि यहाँ पर लोग आए थे जिनको नियुक्ति पत्र आज मिले हैं। तो जो सरकार की सोच है उसको हम लोग लगातार धरातल पर उतार रहे हैं। जो हमारे युवा हैं, जो हमारी मातृशक्ति है, उनको हम रोज़गार से जोड़ रहे हैं और मुझे बस सारे लोगों से इतनी अपेक्षा करता हूँ कि जितने लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिला है कि वो दोनों विभागों को आगे बढ़ाने में। रामनगर के MP हिंदू इंटर कॉलेज के खेल मैदान में इन दिनों चूहों और गड्ढों की समस्या बढ़ चुकी है। मैदान में कई बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जिससे खिलाड़ी खेलते समय चोटिल हो सकते हैं। गेंद भी अक्सर गड्ढों में फंस जाती है। आपको बता दें, कॉर्बेट अकेडमी के कोच मोहम्मद इसरार अंसारी ने बताया कि मैदान में कई स्थानीय, जिला और राज्य स्तरीय टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन गड्ढों और चूहों की वजह से खेल प्रभावित हो रहा है। छोटे बच्चे, नए खिलाड़ी यहां खेलते समय चोटिल हो रहे हैं। कोच अंसारी ने नगर पालिका और स्कूल प्रशासन से अपील की है कि मैदान में गड्ढे तुरंत भरवाए जाए, चूहों की समस्याओं का स्थायी समाधान भी किया जाए। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की कि वे घर से ना निकलें और घर से चूहे ना छोड़ें। नगर पालिका रामनगर के अधिशासी अधिकारी आलक उनियाल ने भी कहा है कि उन्हें ये जानकारी मिल चुकी है और आवश्यक कार्रवाई इस मामले में अब की जाएगी। इस समय यहाँ हम MP इंटर कॉलेज के ग्राउंड में हैं और यहाँ पर चूहों ने काफ़ी समस्या पैदा की है। ये खेल मैदान में चूहों ने जगह जगह गहरी सुरंग जैसी बना दी है, जिससे दिक्कत ये आ रही है कि क्रिकेट की बॉल तो इसके अंदर चली जा रही है, वो नुकसान अलग। दूसरा, जो बच्चे खेलते टाइम कितनी बार बच्चों के पाँव मुड़ जा रहे हैं, मोच आ जा रही है, वो चोट अलग बच्चों को लग रही है। और फुटबॉल के बच्चे भी यहाँ काफ़ी संख्या में आते हैं, फुटबॉल खेलते टाइम भी कई बच्चों के चोट लगी है, मुझे ऐसा पता लगा है। तो मेरा निवेदन है कि जो यहाँ पर मुझे संज्ञान में आया है और मैंने खुद भी देखा है, कोसी रोड और रानीखेत रोड के जो व्यापारी बंधु हैं वो अपनी दुकान से चूहों को यहाँ खेल मैदान में छोड़कर जाते हैं। उनसे निवेदन है कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे ग्राउंड का भी नुकसान हो रहा है और बच्चों का भी नुकसान हो रहा है। मोहम्मद इसरार अंसारी, यहाँ क्रिकेट मैच आयोजित करता आया हूँ और अभी कल से फिर हमारी एक क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित होती आ रही है। तो इस दौरान मेरा ग्राउंड में सफाई के सिलसिले में आना हुआ और यहाँ पुताई आप देख रहे हैं, पुताई के सिलसिले में आना हुआ। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगर पालिका सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की है। अहम बैठक हुई है। इस बैठक में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और वन विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो काम अधूरे हैं उन्हें जल्द पूरा कर दिया जाए और उन्हें शहर में नियमित पेयजल आपूर्ति और खराब सड़कों को ठीक करने पर खास ध्यान देने को भी कहा। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों और शहर के बुद्धिजीवियों ने भी अपनी समस्याएं और सुझाव रखे, जिन पर मंत्री ने जल्द समाधान का भरोसा जताया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में गणेश जोशी ने कहा कि सभी विभागों को 15 दिनों के भीतर शहर से जुड़े काम दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना पहले ही मंजूर की जा चुकी है, लेकिन विभागों की लापरवाही से लोगों को अब तक पूरा लाभ नहीं मिल पाया। मंत्री ने कहा कि मॉल रोड मसूरी की पहचान है और इसके सौंदर्यीकरण के लिए सरकार पूरी तरह गंभीर है। साथ ही उन्होंने बताया कि तहसील से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर भी पत्राचार किया जा रहा है ताकि लोगों को जल्द इसका हल मिल सके। देखिए, आज ये सेंटर का शिलान्यास यहाँ पे हुआ है और ये पिछले 1 साल से ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी कि कहाँ पे और कैसे यहाँ पे बनाया जाए। लेकिन आज पूरे जद्दोजहद के साथ आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है और जैसे कि अभी विभाग ने बताया कि अगले 9 महीने में एक भव्य सेंटर यहाँ पे बनने जा रहा है। और मुख्य रूप से जो यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो इस सेंटर के माध्यम से उसकी मार्केटिंग की जाएगी। साथ ही इस सेंटर के साथ साथ एक पार्किंग का भी निर्माण किया जाएगा, जो उसी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संचालित किया जाएगा। तो ऐसे क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं बहुत जागरूक महिलाएं हैं
और अपना 100% देती है कि किस तरीके से सामूहिक रूप से हम अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रयास एक बेहतर प्रयास है महिलाओं की आजीविका को बढ़ाने का, और ये एक सफल प्रयास भी रहेगा। आज रिप जनपद के अंतर्गत वेसाइड एमडी सेंटर का शुभारंभ हमने आज यहाँ पर किया है, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपया है। इसके बनने के बाद जो हमारी सीएलएफ की बहनें हैं उनको एक ऐसा स्थान मिलेगा जहाँ पर उसकी मार्केटिंग, उनके उत्पादों की बिक्री होगी, क्योंकि भट्टा फॉल जो टूरिस्ट फॉल है बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है 9 माह के अंदर ये बनकर पूरा हो जाएगा। क्योंकि आज हमने देखा कि हमारी समूह की बेटियां अपने घर से बाहर निकलकर जहां घर का काम करती हैं, उसके बाद समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को मजबूत करने का काम कर रही हैं। हल्द्वानी की नवीन मंडी में लीज और किराया निर्धारण को लेकर किसानों ने मंडी समिति को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दुकानों का किराया वास्तविक राशि से कम लिया जा रहा है और समय पर किराया न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। मंडी प्रशासन ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। होगी वो अमल में लाई जाएगी और मुख्यालय स्तर पर भी इससे उनको मुख्य हमने ज्ञापन इसलिए दिया है कि कोई चाणक्य जी कहते हैं कि हर गलत काम का विरोध करना चाहिए। हमें लगा कि परसों ने धरना प्रदर्शन करा, मैं अध्यक्ष जी के समर्थन में इसलिए आया क्योंकि उन्होंने मेरे गांव में एक रोड दी जो आज तक हम किराए में अश्व मार्ग का 100 रुपये किराया देते थे, वो आप 0 पड़ने लग गया। हमारे किसानों का विकास क्यों ना हो, रोड क्यों ना बने? जब हम व्यापारी टैक्स देंगे तभी तो किसानों के घर घर रोड पहुंचेगी, उनका आय दुगुनी होगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आय दुगुनी होनी चाहिए, अभी आय दुगुनी हो नहीं रही। जब मंडी व्यापारी टैक्स चोरी कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, किराया 700-800 रुपए दे रहे हैं, वही दुकानों को किसी अन्य को 20-25 हजार किराए में दे रहे हैं। सेवा में सचिव महोदय उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड हल्द्वानी मंडी में व्यापार। पर्वतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच हल्द्वानी द्वारा 7 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक नगर में भव्य उत्तरायणी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह महोत्सव कुमाऊं अंचल की समृद्ध लोक संस्कृति, लोक कला और पारंपरिक विरासत को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक अहम महत्वपूर्ण प्रयास यहाँ पर बनेगा। आयोजन समिति के अनुसार महोत्सव के दौरान ही आपको बता दें कि कुमाऊनी लोकगीत, लोक नृत्य, झोड़ा चांचरी, छोलिया नृत्य सहित कई रंगारंग संस्कृति यहाँ जो है प्रस्तुत की जाएंगी। इसके साथ ही बच्चों, युवाओं और महिलाओं के लिए भी अलग अलग वर्गों में विविध प्रतियोगिताओं का यहाँ पर आयोजन किया जाना है। पर्वतीय उत्थान मंच हीरानगर पे, जैसा कि हमारे पूर्वज यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे बड़े बैठे हुए हैं, वो हमारी जो पहाड़ी संस्कृति है, क्योंकि पहाड़ियों का सबसे बड़ा मंच है, यहाँ पे इतना बड़ा पहाड़ियों का मेला लगता है। तो मैं तो यहाँ पे उपस्थित हूँ, तो हमारे पूर्वज यहाँ पे जो हमारे बड़े बैठे हुए हैं वो लोग इतने उससे इस चीज़ को निखार रहे हैं। हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको, जो बाहर लोग रह रहे हैं, उनको पहाड़ी संस्कृति से रूबरू करवा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि जो ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे हल्द्वानी उत्थान मंच हीरानगर में, जो ये लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, हमारी पहाड़ी संस्कृति को रूबरू करवा रहे हैं, तो हम उनके पदचिन्हों पर चलकर अपने पहाड़ी लोगों के लिए, जैसा कि अभी बताया, कुंवर जी ने बताया कि यहाँ पे उन लोगों को मंच दिया जा रहा है जिनको कहीं पे मंच नहीं मिलता है। यहाँ से बहुत सारे पहाड़ी कलाकार निखर कर गए हुए हैं, क्योंकि जो बड़े कलाकार होते हैं उनको बड़ी और जगह भी मंच मिल रहा है। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पे जो हमारा मोटिव है, तो जो छोटे कलाकार है, जो जिनको मंच नहीं मिल पाता, वो यहाँ से उभर कर आगे जाएं, अपनी संस्कृति को दिखलाएं। तो हम उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर यहाँ पर उत्थान मंच का ये मेले में उपस्थित। तारीख से 15 तारीख तक हमारा उत्तरायणी का मेला यहाँ पर होगा। 7 तारीख को कल हमारे इष्टदेव गुलजू की पूजा अर्चना के बाद मेले का शुभारंभ होगा और 14 तारीख को नगर में हमारा भव्य कीर्तन, जो नगर कीर्तन निकलता है, नगर झांकी यात्रा, शोभा यात्रा निकलती है, उसमें प्रति संस्कृति जुड़े तमाम झांकियाँ उस पर होंगी और संस्कृति उजागर होगी। और 15 तारीख को इसका समापन होगा। विभिन्न कलाकार यहाँ पर प्रति क्षेत्र से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं। यहाँ पर कुमाऊनी कवि सम्मेलन भी होता है, रस्सी कस्सी दौड़ भी होता है और पहाड़ी वाद विवाद प्रतियोगिता भी होता है, झोड़ा चाचरी भी होते हैं, उसके बाद यंत्र भी आएंगे।
बिगड़ 44 साल से यहाँ पर निर्विघ्न हमारे यहाँ पर प्रति संस्कृति का एक सरोकार यहाँ पर होने जा रहा है और इस बार भी भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मीडिया का हमें सहयोग मिला, जनता का भी सहयोग मिलेगा और जो प्रति संस्कृति को उजागर करने वाला ये मेला 44 साल से चलेगा। तो में उत्साह है, जो हमारी शोभा यात्रा निकलती है 14 तारीख और जो कल से मेला स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो लोग इंतजार करते हैं इस मेले का, क्योंकि यहाँ हर चीज़ जो है ओरिजिनल चीज़ मिलती है। कई चीज़ें पहाड़ के डालें हो गई, मडवा जैसे चीज़ हो गई, और भी जम्मू का गचड़ बोलते हैं हमारा, वो ओरिजिनल मिलती है। लोगों का उत्साह बहुत है इस बार जो है कि हम जो है मेले में ज़्यादा भागें। हम जो गाँव में गए हैं अभी, हमने जो गांव में लोगों से प्रधानों से संपर्क किया, बीडीसी मेंबर से संपर्क किया, तो लोगों में उत्साह है, लोग आ रहे हैं। 14 तारीख को हमारा शोभा यात्रा जो निकलेगी, कोशिश है कि भव्य शोभा यात्रा निकलने की कोशिश कर रहे हैं हम, और हमारी उम्मीद है कि इस बार जो है अच्छा शोभा यात्रा हमारी निकलेगी। लालकुआं क्षेत्र से वन्यजीव सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बबूर गुमटी स्थित इंडियन ऑयल डिपो के पास नैनीताल बरेली हाईवे पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक तेंदुए की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि यह घटना तराई केंद्रीय वन प्रभाग की हल्द्वानी रेंज की बताई जा रही है, तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के समय कोला रेंज की टीम उसी मार्ग से गुजर रही थी। वहीं जानकारी आ रही है कि तभी सड़क किनारे तेंदुआ मृत अवस्था में पड़ा मिला और इसके बाद ही ग्रामीणों के अनुरोध के बावजूद भी गोला रेंज के कर्मियों द्वारा हल्द्वानी रेंज की घटना बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश यहां पर की गई है। आपको बता दें, इसको लेकर कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख कमल भंडारी ने आरोप लगाया है कि वन्य जीवों से जुड़े मामलों में विभागीय कर्मियों की उदासीनता कोई नई बात नहीं है। लापरवाही क्या, ये वन विभाग की पूरी तरीके से लापरवाही है। एक लेपर्ड की यहाँ पे एक्सीडेंट के माध्यम से मृत्यु हुई है, जो कि हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से जानवर रहते हैं और आवाजाही रहती है, वन विभाग कोई इस पर कार्रवाई करने को अच्छी तरीके से राजी नहीं है। और आज उनकी लापरवाही की वजह से एक लेपर्ड की यहाँ पे जो वन जीवियों को माध्यम उत्तराखंड में हमारा जंगल समाज है, जो जंगल के आसपास हमारे गांव है, उस गांव के में लेपर्ड काफी दिनों से घूम रहा था, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन आज एक्सीडेंट उसका हुआ है, उसमें उसकी मृत्यु हुई है और यहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही वन विभाग की दिखाई देती है। करना चाहूंगा कि जो भी जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ है, और वन विभाग अपनी कार्रवाई करते हुए उस पर FIR कराए और पुलिस के माध्यम से उस गाड़ी वाले को पकड़ा जाए। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।